जो असल जो समस्या है वो रेक्टम के निचले हिस्से से स्टार्ट होती है और पूरे एनल कैनाल जो होती है लगभग 4 सेंटीमीटर की, उसके अंदर होती है असल समस्या। वही ब्लीडिंग करते हैं, वही इरिटेशन करते हैं, कभी उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन से पस बन सकती है और पस से फिस्टुला बगंदर भी बन सकता है। कभी कभी फीसर होते रहते, उसमें प्रोसीड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर तो ऊपर से डालता है लेकिन नीचे का जो एनल कैनाल है वो टाइट रहता है। उस टाइटनेस की वजह से क्या है, इसमें इंटरनल पाइल्स में ज्यादा प्रेशर बनेगा ब्लड का और वो बिल्कुल एक तरह से पिचकारी की तरह खून टॉयलेट सीट के ऊपर बिखरने लगता है। यानी कि ये फट जाते हैं, जो हेमरोइड्स बोलते हैं ना। हाँ, हेमरोइड्स, जो इंटरनल हेमरोइड्स होते हैं वो घर्षण से फट जाते हैं, घर्षण से या प्रेशर से फट प्रेशर से फट जाते हैं। ये ट्रीटमेंट यानी कि जो ऑपरेशन की बात करें वो कब जरूरत पड़ती है? अब ऑपरेशन की भी एक स्टेज होती है, ग्रेड 1 पाइल्स है, ग्रेड 2 है, तो उसके दौरान अगर आप ग्रेड 1 में हैं, पता ही नहीं लगता रोगी को। रोगी तो तभी पाइल्स मानता जो बाहर निकल जाते हैं मस्से से बन के। लेकिन दूसरा तरीका लोग कहते हैं नेचुरल तरीके से भी हील हो सकती है। नेचुरल तरीके से अपनी हैबिट्स में मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा जो उसमें रोल है महत्वपूर्ण वो है। नमस्कार दोस्तों, पाइल्स जिसे बवासीर कहते हैं उसके बारे में बहुत से लोगों को सही जानकारी न होने के कारण समस्या बहुत गंभीर झेलते रहते हैं। संकोचवश किसी को दिखाते नहीं हैं, इधर उधर इलाज लेते हैं लेकिन सफलता मिलती नहीं है और परेशानी बढ़ती रहती है। फिर लास्ट में जाते हैं किसी सर्जन के पास, तब तक समस्या और बढ़ चुकी होती है। लेकिन कितना अच्छा हो कि आपको और हमें ये जानकारी हो कि पाइल्स होने के कारण क्या है, किस ग्रेड की पाइल्स के क्या लक्षण होते हैं और पाइल्स को जो है कैसे ठीक किया जा सकता है नेचुरल तरीके से, या किस स्टेज पर आकर ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। इसकी डिटेल में जानकारी देंगे डॉक्टर परमेल चौधरी जी। आप MBBS MS सर्जन हैं और इस तरह के इलाज के एक्सपर्ट हैं, तो डिटेल में जानते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन यकीन मानिए अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो पाइल्स के बारे में आपकी जितनी भ्रांति है वो दूर हो जाएंगी और आप खुद कहेंगे कि इस तरह की समस्या से तो हम कई सालों से दो चार हो रहे थे और इसका इतना आसान इलाज हो सकता है ये तो हमें पता ही नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पाइल्स, बवासीर या हेमरोइड्स जिनको डॉक्टरी भाषा में बोला जाता है, ये आज के दिन एक महामारी की तरह बनी हुई है। पूरे विश्व में बोलिए, पूरे संसार में बोलूंगा मैं। आपने कहा महामारी बनी, मतलब बहुत से लोगों को है ये, लेकिन बताते भी नहीं है, कई बार वो खुद भी नहीं पता होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रोफेशन, किसी की सीटिंग जॉब है, किसी की स्टैंडिंग जॉब है, जैसे कि पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, या सॉफ्टवेयर का आजकल देखें हर काम ही कंप्यूटर पे होता है। स्टूडेंट्स भी सारा दिन ऑनलाइन पढ़ाई करते रहते हैं, तरह तरह के कोचिंग सेंटरों में ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती हैं, या कोई नौकरी है जो कुर्सी पे बैठने वाली नौकरी है। उसमें शुरुआत में क्या होता है, उनको मल द्वार के आसपास, एनल या बटक के आसपास उनको इरिटेशन रहती है, कभी कभी दर्द होता है, चप चप करके एक पल्सेशन टाइप का दर्द होता है, कभी कभी किसी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ब्लीडिंग ऐसी होती है इसकी कि पाइल्स जिसको होगी उसका जो नीचे का जो टॉयलेट की सीट होती है वो पूरी लाल हो जाएगी। किसी का 50 ml ब्लड निकल जाता है, किसी का 100 ml ब्लड निकल सकता है। डिपेंड करता है कि उसको कितनी सीवियरिटी है, किस ग्रेड की पाइल्स है। आपने ग्रेड की बात की, सॉरी इंटरप्ट करूंगा आपको। ये पाइल्स की ग्रेडिंग की जो बात करें, कितने तरह की पाइल्स होती है, मतलब अगर हम पाइल्स किसे कहते हैं बेसिकली ये बताइए। ये देखिए, इसमें बड़ा अच्छे से दिखाया गया है इस फिगर में। जैसे रेक्टम का नीचे वाला हिस्सा है, बेसिकली जो पाइल्स जिनको समझा जाता है या बोला जाता है, या कुछ जोराछाप भाई होते हैं वो ये सोचते हैं जो नीचे कुछ जो चमड़ी नीचे लटक रही होती है वो फीसर में भी लटक सकती है, कभी छोटी फुंसी हो जाती है, वो जिसको फिस्टुला या बगंदर बोलते हैं, या एक्सटर्नल हेमरोइड्स जो एक गंभीर स्थिति नहीं होती, जिसमें दर्द ज्यादा हो सकता है लेकिन वो कोई गंभीर स्थिति नहीं होती है। तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं जो एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ जो मस्से से बने हुए उन्हीं को ही पाइल्स मानते हैं, लेकिन जो असल जो समस्या है वो रेक्टम के निचले हिस्से से स्टार्ट होती है और पूरे एनल कैनाल जो होती है लगभग 4 सेंटीमीटर की, उसके अंदर होती है असल समस्या। वही ब्लीडिंग करते हैं, वही इरिटेशन करते हैं, कभी उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन से पस बन सकती है और पस से फिस्टुला बगंदर भी बन सकता है। कभी कभी फीसर होते रहते। फीसर क्या होता है, एक कट लगना, और उसका क्या है सबसे बड़ा डिफरेंस पाइल्स के साथ है, उसमें कट लगता है, दर्द होता है, रोगी मल त्यागने से डरने लगता है। मल त्यागने का नाम उसके जहन में आते ही उसको कपकपी दर्द, उसको पता है कि जो ही मल त्यागेगा भीषण दर्द होगा, ऐसा लगेगा। फीसर में होता है। जी जी, इसमें फीसर में क्या होता है, 2-4 बूंदे ही फ्रेश, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर की 2-4 बूंदे ही गिरती हैं,
सख्त मल के साथ, कभी कभी सख्त मल नहीं होता, किसी किसी में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या डायबिटीज है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इस तरह के पेशेंट्स में भी बार बार जो मल त्यागते हैं उसमें फिशर बने रहते हैं। छोटा सा स्किन का टैग भी कभी कभी सेंटिनल टैग्स भी चमड़ी के जो नीचे की तरफ लटक जाते हैं। तो ये फिशर और पाइल्स में ये डिफरेंस है। पाइल्स की जो ब्लीडिंग होगी अत्यधिक होती है, उसमें पेशेंट का कभी कभी एनीमिया तक हो जाता है। जैसे बिल्कुल जवान कोई पेशेंट है, चाहे महिला है या पुरुष है या लड़का है लड़की है, उसमें कभी कभी इतना सीवियर गंभीर एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाती है, यानी कि ब्लड ज्यादा निकल जाता है। जी जी, डेली उनका ब्लड निकलता ही रहता है, उनको खुद ही नहीं पता होता है। और कुछ जो मोटे रोगी होते हैं उनको खुद भी कई बार वो उसमें टॉयलेट सीट में झांक भी नहीं पाते कि उनकी पोटी के साथ कितना ब्लड कितनी अमाउंट में लॉस हो रहा है। तो काफी तो ये ब्लड लॉस क्यों होता है, किस स्थिति में होता है? ये ब्लड लॉस तब होता है सर कि जब इंटरनल पाइल्स में जगह जगह ब्लीडर बन जाते हैं। वो हाई प्रेशर की वजह से, पोटी निकालने का जो हाई प्रेशर होता है, कभी कभी मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आती है कि जो मल त्यागने का जो एक सिस्टम बना रखा है प्रकृति ने, किसी किसी रोगी में, चाहे वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, चाहे उसकी एक तरह से बोलूंगा कि हैबिट या खान पान में या बैठने के पोस्चर में कुछ समस्या है, जिसकी वजह से वो ढंग से जो मल त्यागने का जो प्रोसीजर होता है वो अच्छे से उसमें प्रोसीड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर तो ऊपर से डालता है लेकिन नीचे का जो एनल कैनाल है वो टाइट रहता है। उस टाइटनेस की वजह से क्या है, इसमें इंटरनल पाइल्स में ज्यादा प्रेशर बनेगा ब्लड का और वो बिल्कुल एक तरह से पिचकारी की तरह खून टॉयलेट सीट के ऊपर बिखरने लगता है। यानी कि ये फट जाते हैं, जो हेमरोइड्स बोलते हैं ना, हाँ, हेमरोइड्स, जो इंटरनल हेमरोइड्स होते हैं वो घर्षण से फट जाते हैं, घर्षण से या प्रेशर से फट जाते हैं। प्रेशर से फट जाते हैं। हाँ। और रोगी और जोर लगाएगा, मल तो बाहर निकलेगा नहीं, लेकिन इसमें पिचकारी उनकी आती रहती है, टप टप खून का लगातार उसमें लॉस जितना बनता नहीं है शरीर में उससे ज्यादा इसमें नुकसान होता रहता है। ब्लीडिंग वाली पाइल्स, एनीमिया, यस यस, एनीमिया। तो ये पाइल्स जो बताया इंटरनल पाइल्स है, जो हेमरोइड्स इंटरनल, यानी कि नसें फूल जाती हैं, क्या होता है? देखिए इसमें नसें भी होती हैं और अंदर जो म्यूकोसा होता है उसके पीछे प्लक्सिस होते हैं, कभी कभी आर्टेरियल ब्लड भी आने लगता है, कभी कभी वीनस ब्लड भी आने लगता है, कई बार इसमें गुच्छा होता है, टिश्यू का एक गुच्छा। तो पाइल्स को कोई अगर ये सोचता है कि सिंपल वो वीनस ब्लड है तो वो भी गलत धारणा होगी, कोई सोचता है कि आर्टेरियल है तो वो भी गलत धारणा होती है। ये पूरा एकदम म्यूकोसा तक उसमें डैमेज हो जाता है, गैंग्रीनस हो जाता है, कई बार उसमें से फट के ब्लड आता है। इसमें इन चीजों का बड़ा डिफरेंस करना पड़ेगा कि उसको एक कोलोरेक्टल सर्जन, जैसे मैं एमबीबीएस एमएस कोलोरेक्टल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं, तो एक एक्सपीरियंस सर्जन को ही जरूर दिखाइए। लोग क्या करते हैं कि जोराछाप या फिर उनको एक आम धारणा होती है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खास करके कि वो कहते हैं सर्जन के पास मत जाना, सर्जन के पास जाओगे तो वो कहेगा जी ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन के नाम से वो डरते हैं। अब ये डर कब निकलता है उनका, जब वो किसी झोला छाप के पास जाके जो चमड़ा लटक रहा होता है नीचे की जो स्किन टैग है या फिर कोई एक्सटर्नल पाइल उस पर धागा वागा बंधवा देते हैं। और हाँ, कुछ लोगों में धारणा होती है कि इसमें इंजेक्शन, ये बोलेंगे कि जी इंजेक्शन लगाने से पाइल्स जड़ से खत्म। वो बिल्कुल झूठ बात होती है। इंजेक्शन उसी को ही अडॉप्ट करना चाहिए या उसी पेशेंट में लगाना चाहिए जिसमें लेजर सर्जरी या फिर किसी भी तरह की सर्जरी के लिए पेशेंट या तो अनफिट है या उसके पास वक्त ही नहीं है। वो एक टेम्पोररी एक मेथड है। इसमें होता क्या है इंजेक्शन में कुछ एक दवाइयां होती हैं, लेकिन जो दवाइयों का जो रेशियो होता है वो जोड़ाछाप भाइयों को नहीं पता होता, या कुछ बैठे हुए होते हैं एक टिक्की से सारी बीमारियां जड़ से खत्म। उस चक्कर में क्या करते हैं कि वो जगह जगह उसमें छेद बना देते हैं और उसमें जरूरत से ज्यादा, जैसे कुछ लोग उसमें फिनोल भी यूज कर लेते हैं, कुछ उसमें एसिड यूज कर लेते हैं, कुछ अलग अलग हमारी जो मेडिसिन आते हैं वो यूज करते हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट रेशियो उनको खुद को नहीं पता होता है क्या मिलाना चाहिए। हम भी अगर किसी में इंजेक्शन लगाते हैं किसी पाइल्स के रोगी को तो बड़ी ही सावधानी से लगाते हैं। कई बार क्या होता है इसके अंदर कुछ क्लोट्स बन सकते हैं और वो क्लोट्स फिर जाके आपके ब्लड स्ट्रीम में खून की नलियों में मिलके हार्ट अटैक हो सकता है या फेफड़े में जाके उसको पल्मोनरी, हम बोलते हैं कि एम्बोलिज्म हो गया उसको। तो मतलब वो जो वीनस ब्लड है वो कहीं भी जाके वो थक्का बन के अटक सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, तो नुकसान हो सकता है उस शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में जाके वो क्लोट से अटक सकते हैं। ये गंभीर जो एक सिचुएशन पैदा हो जाती है जिससे उभरना एक इंटेंसिव केयर यूनिट की जो टीम होती है वही उभार सकती है। जनरली ऐसे रोगी मतलब अगर इस तरह से लगा के घर चले जाते हैं तो वो एक डेंजर सिचुएशन में फंस सकते हैं। इंजेक्शन भी लगवाएं तो क्वालिफाइड डॉक्टर से लगाएं। हम भी इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इंजेक्शन उसी में लगाना वो टेम्परेरी एक मेथड है, मैंने बताया ना, एक टेम्परेरी मेथड, ये टेम्परेरी है काम लेकिन दूसरा तरीका लोग कहते हैं नेचुरल तरीके से भी हील हो सकती है। नेचुरल तरीके से अपनी हैबिट्स में मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो उसमें रोल है महत्वपूर्ण वो है वॉक, कसरत, व्यायाम, योगा। 5 से 7 किलोमीटर उसकी वॉक जरूरी है किसी भी व्यक्ति की, या महिला है पुरुष है लड़का लड़की कोई भी है, खेल कूद जरूरी है।
उबला हुआ अनाज खाने की आदत उनको डालनी चाहिए, जैसे चने है, मूंग है, मोठ है, या इस तरह के जो फाइब्रस फूड। फाइबरस फूड, उबला हुआ अनाज खाने की आदत उनको डालनी चाहिए। जैसे पहले गांव में खाते थे उबाल के पानी के अंदर इस तरह के अनाज को, तो उनको पाइल्स कम होती थी। आ, कुछ एक सब्जियां हैं जैसे कि घिया है, त्योरी है, पेठा है, टिंडा है, इनको छिलका उतार के आप खाइए। छिलके में मैं ये बोलूंगा कि पहले हम कहते थे हर चीज छिलके के साथ खाइए, आजकल छिलके के ऊपर इतना ज्यादा छिड़काव किया जाता है कीटनाशक दवाइयों का, या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, या प्रिजर्वेटिव है, कुछ लोग तो उस पे चमकाने के लिए फल सब्जियों को उस पे कुछ केमिकल भी लगा देते हैं, वो चमकता रहता है, उसमें कुछ लिपिड्स वगैरह मिला के चमकाने के लिए। तो उन चीजों छिलका उतार के ही कोई फल सब्जी उनको खाना चाहिए। लेकिन कहूंगा कि फल सब्जियों का अत्यधिक प्रयोग करना ही चाहिए। कम से कम अगर फल सब्जियां आपकी डाइट के अंदर मान लिया 2 किलोग्राम खाते हैं, तो उसमें कम से कम 400-500 ग्राम तो ताजा फल सब्जियां होनी ही चाहिए। ये नहीं कि आप अनाज ही खाते जा रहे हो। मैदा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जितना बारीक अनाज का प्रयोग करेंगे उतना ही मल आपकी आंतड़ियों के साथ चिपकेगा, और वो मल अगर चिपकेगा तो वो पाइल्स को पैदा कर सकता है। दूसरा क्या है कि लगातार सिटिंग जॉब पे अगर आप हैं तो बीच में 10 मिनट की वॉक जरूर कीजिए उठ के। मोबाइल फोन पे भी अगर आपको बात करें तो मैं कहूंगा कि चलते फिरते हुए किसी पार्क में चले जाइए और घूमते हुए बातें कीजिए। दूसरा क्या है, व्यायाम। तीसरा क्या है, पानी या लिक्विड, या फिर दही है, लस्सी है, इस तरह का जो एक सामग्री होती है, इस तरह की मिक्स डाइट में बोलूंगा। इस तरह वो कोई भी डाइट खाएं तो उसके अंदर फाइबर्स, जैसे चावल आप खा रहे हैं तो साथ में दाल होनी चाहिए, सलाद जरूर होना चाहिए। सलाद और फल को एक मस्ट पार्ट बोलूंगा मैं। ये नहीं कि सुबह सुबह आप रोटियां खा ली या फिर आपने सिर्फ पराठे ही खा लिए, तो वो जो एक पूरा बोलस जो बन के चलता है, एक पूरा जो आपने एक बार में जो खाओगे तो एक साथ ही वो सारी आंतड़ियों के अंदर चलता है, वो वाला फिकल मैटर जब नीचे बन के जो निकलेगा, जब वो पोटी बन के निकलता है तब वो प्रेशर डालेगा। अगर उसमें फल सब्जियां हैं या फाइबर डाइट है, साथ में सलाद भी आपने लिया, फल भी लिए, तो वो आसानी से मल निकल जाएगा, ज्यादा चिपकेगा नहीं, ज्यादा उस पर फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ये तो आपने बताया एक्सरसाइज करें, डाइट फाइबरस लें, उबला हुआ अनाज लें, उबला हुआ अनाज, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? वो जो अंकुरित अनाज भी ऑलरेडी जो पाइल्स है उसमें फर्क पड़ेगा? उसमें उसको कुछ आराम जरूर मिलेगा। और मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको पाइल्स बन ही चुकी हैं, आप परेशान हो यहाँ वहां से, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ दवाइयाँ, जड़ी बूटियां मंगा मंगू के आप खाते रहते हो, कुछ ज्यादा लाभ नहीं होता है। आप कोलोरेक्टल सर्जन को जरूर दिखाएंगे, अपनी जो मल द्वार वो अंदर तक देखेगा, कहीं कैंसर तो नहीं है, कहीं इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है, कहीं इसको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, कहीं इसको डायबिटीज तो नहीं है, या जो मल द्वार एनल कैनाल का कोई कैंसर तो नहीं है, या रेक्टम का, या फिर ऊपर की जो बड़ी आंतड़ी उसकी कोई ट्यूमर, इस तरह की गांठ तो नहीं हो गई है। कभी कभी क्या होता है, लीवर के अंदर सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग, धूम्रपान वगैरह करते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो गया, जो मलद्वार के आसपास की जो वीन्स जो होती हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे इस लीवर के साथ। अगर लीवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, उसके अंदर कोई रुकावट होगी सिरोसिस की वजह से, उसके उसमें नेचुरली नीचे की पाइल्स बन जाती है। हाँ, वो ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती है, उनमें एनीमिया भी पाया जाता है, बिकॉज ऑफ पाइल्स की वजह से ज्यादा। तो ये आपने बताया लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो ये जो वेन्स होती हैं जो वो फूल जाती हैं। तो ये मतलब फूलना ही पाइल्स है? नहीं नहीं, वीन्स तो होती हैं, इसमें म्यूकोसा भी होता है, रेक्टल म्यूकोसा है, एनल म्यूकोसा, मतलब अंदर की जो लेयर होती है वो लटक जाती है। और जो एक बार जो लटक जाती है तो उस लक्षणों में थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है, जैसे कुछ दवाई लगाने से, कोई ट्यूब लगाने से, या कोई इस तरह की कोई दवाई वगैरह यूज करने से, या स्पोजिटरी या लग्जेटिव, जैसे हम प्रत्येक दिन कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए दवाइयों की आदत डाल लेते हैं, तो वो जो दवाइयों की जो आदत होती है, फिर शरीर को उसी की आदत हो जाती है, फिर उसके बिना वो काम ही नहीं चलेगा। इससे अच्छा तो ये है कि जो पाइल्स होती है उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट आप डायरेक्ट कराइए, इसी हिस्से का ट्रीटमेंट करा लीजिए, और बाकी जो आपकी हैबिट्स हैं उनको तो बेहतर आप करेंगे ही करेंगे समय के ये साथ। ट्रीटमेंट यानी कि जो ऑपरेशन की बात करें वो कब जरूरत पड़ती है? अब ऑपरेशन की भी एक स्टेज होती है, ग्रेड 1 पाइल्स है, ग्रेड 2 है, तो उसके दौरान अगर आप ग्रेड 1 में हैं, पता ही नहीं लगता रोगी को। रोगी तो तभी पाइल्स मानता है जो बाहर निकल जाते हैं मस्से से बन के, वो तो आखिरी स्टेज, मतलब एक तरह से चौथी ग्रेड की ग्रेड 4 होगी। हाँ, ग्रेड 4 ही होती हैं वो, ग्रेड 3 ग्रेड 4 मिक्स में होती हैं। या फिर एक्सटर्नल पाइल्स है। इंटरनल पाइल्स का तो रोगी को खुद भी वो कभी देख ही नहीं पाता, मल द्वार को तो देखिए वो महसूस ही कर पाता है जब उसको वाश कर रहा होता है, धो रहा होता है। या फिर जो आपके जो झोला छाप होते हैं वो भी बाहर की देख पाते हैं, उनको भी क्या ही पता अंदर 5-6-7 सेंटीमीटर तक क्या उसके अंदर घटना घट रही है। तो ग्रेड 1 है, 2 है। अगर सिम्टोमेटिक लक्षण से आप परेशान होते हैं और प्रारंभिक उपचार से, हैबिट चेंज करने से उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कि इसका लेजर, आज के दिन लेजर तो रामबाण है इसके लिए, पाइल्स के लिए। साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि जो आसपास की जो मिकोसा है, जो अंदर की जो लेयर है वो भी लटकी हुई थी, तो उसको भी हम रिपेयर करते हैं, या तो उसको एक्सरसाइज करते हैं, या फिर उसको म्यूकोपैक्सी जिसको हम बोलते हैं, उसको सारी की सारी जो
फालतू की जो चमड़ी होती है उसको इकट्ठा करके हम वापस जो उसके साथ उसके स्थान पे स्थापित करते हैं। साथ ही लेजर भी करते हैं, और साथ ही साथ जैसे हमारे पास हार्मोनी है या अंदर की एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई कैंसर इस तरह का डाउटफुल केस तो नहीं है, तो फिर उसमें से हम बायोप्सी के लिए कुछ मांस के टुकड़े भी ले लेते हैं अलग अलग स्थानों से, ताकि पाइल्स के ट्रीटमेंट के साथ ही साथ कम से कम वहाँ का एरिया का बायोप्सी तो हो। कुछ लोग पाइल्स कराते रहते हैं, हमारे पास लास्ट में आते हैं जब तक कि उनका जो एनल कैनाल का जो कैंसर है वो फैल चुका होता है। उसमें कोई डाउट नहीं है, सारे के सारे जो अगर कैंसर भी होगा, कैंसर की वजह से भी अगर ये नसें फूली हैं, तब भी यही समस्या होती है कि वो आखिरी स्टेज ही होती है कैंसर की भी, क्योंकि बहुत लेट हो जाते हैं, कई साल तक वो परेशानी झेल रहे होते हैं, लास्ट में हमारे पास आते हैं। तो मतलब ये है कि ब्लीडिंग हो या कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती हो या बाहर लटक गया हो, जी जी तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से एक बार हाँ संपर्क करना चाहिए, और असली सर्जन के पास। ये सारी जो बीमारियां हैं कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, चाहे वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो जन्मजात है, चाहे वो नीचे का मल द्वार बना ही नहीं, कुछ छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन होती है, उनको बनता ही नहीं है ढंग से। कुछ लोग आपको देखा भी, कुछ बच्चे जो 3 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद पोटी जाते हैं, वो अंदर ही इकट्ठी होती रहती है, मेगा कोलोन बनता रहता है। तो उनकी जो बड़ी आंतड़ी होती है वो 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ी, मतलब एक तरह से ही होता है कि कई कई दिन का खान पान उसमें इकट्ठा होता रहता है। उसके अंदर कुछ नर्व और जो मस्कुलरिटी है वहाँ की, उसका जो मेलफॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो मूवमेंट है बड़ी आंतड़ी में वो ढंग से नहीं हो पा रही होती है, जिसकी वजह से वो मल इकट्ठा होता चला जाता है, स्टोर हाउस बन जाता है एक तरह से पूरा पेट। देखा होगा कुछ बच्चों का पेट लटक सा जाता है, या कुछ जो बड़ी उम्र के जो पेशेंट होते हैं उनमें तो देखिए खान पान है, हैबिट है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग अवॉइड करनी ही पड़ेगी। इवन मैं बोलता हूँ जिनका हम लेजर से भी उपचार करते हैं, तभी मैं बोलता हूँ कि कृपया करके स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को अवॉइड कीजिए, बंद कर दीजिए। कुछ लोग मानते नहीं है, जो नहीं मानेंगे, स्मोकिंग बाद में करते ही रहेंगे, तो उससे उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है, वो फिर 2 साल 5 साल 10 साल के बाद फिर से वो कोई ना कोई समस्या लेके आ जाते हैं। इसलिए स्मोकिंग बंद करना बेहद जरूरी है। ड्रिंकिंग, क्योंकि ड्रिंकिंग से भी पूरा जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो अल्कोहल लीवर में जाता है, और लीवर में जाने के बाद लीवर के ऊपर इफेक्ट करता है, उसमें सिरोसिस करता है, और वैसे भी लीवर में जाते ही क्या है, नीचे की जो वीनस जो पूरा ब्लड है वो थोड़ा सा डायलेट हो जाता है। तो आपने देखा होगा ये पाइल्स के रोगी हैं तो अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनको मल द्वार के आसपास झंझनाहट पैदा हो जाता है या फूल जाती है। वो कहते हैं जिस दिन ज्यादा अल्कोहल या जितना भी वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उससे अगले दिन उनको 3-4 दिन तक परेशानियां होती रहती है, ब्लीडिंग होती है। तो रोगी को भी खुद पता होता है कि वो स्मोकिंग करने से उसको क्या हो रहा है, ड्रिंक करने से क्या हो रहा है, या फिर पिज्जा बर्गर जो मैदा की जो कोई आइटम है ये खाने से क्या हो रहा है, उसको खुद पता होता है, क्योंकि पूरी उम्र उसने देखी है। बचपन में तो ज्यादातर किसी को होता नहीं है, क्योंकि बचपन की डाइट बड़ी नेचुरल सी होती है, उसमें न अल्कोहल होता न स्मोकिंग होती, और थोड़ा सा वो खेल कूद में भी बच्चे बिजी रहते हैं, इसलिए एक्टिव रहते हैं फिजिकली। तो फिजिकल एक्टिविटी है, उबला हुआ अनाज है, आपके पास वक्त नहीं है फिर भी उबला हुआ अनाज खा सकते हैं। वॉक जरूर करनी चाहिए। वॉक का मतलब पार्क में या खेतों में या स्टेडियम में कहीं भी जाते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है वॉक से पेल्विक फ्लोर, जो नीचे का जो पूरी मांसपेशियां हैं, चाहे महिला है पुरुष है, वो मजबूत हो जाती है, उसमें अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होती है, और वॉक करने से सारी चीजें बेहतर होती हैं, चाहे वो दिमाग है, चाहे वो हार्ट है, चाहे लंग्स है, चाहे वो गुर्दे। तो मतलब ये है कि पाइल्स का शुरुआत में झंझनाहट होगी, झंझनाहट होगा, दर्द होगा, हल्का दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी, कभी दर्द होगा, कभी 2 बूंद आई, कभी फीसर बन गया, कभी क्लोट हो गया, कभी इन्फेक्शन हो गया, कभी स्वेलिंग होगी, कभी बुखार भी आ जाता है जब एब्सेस बन जाता है। वो डिफरेंट अलग अलग कंडीशन में रोगी प्रेजेंट करते हैं। नीचे मस्से तो लटक ही जाते हैं, कई बार मस्से बाहर नहीं होती, अंदर ही इकट्ठे होते रहते हैं, अंगूरों के गुच्छे की तरह। अंदर भी हाँ, ये इंटरनल पाइल्स तो अंदर ही होती हैं, 4 5 6 सेंटीमीटर ऊपर तक होती हैं, जिनको कोई देख ही नहीं पाता जब तक कि आप नीचे से दूरबीन नहीं डाल के देखोगे उसको। इस तरह के कोई भी आपको सिम्टम हो तो कोलोरेक्टल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, जो एक्सपीरियंस सर्जन होते हैं उन्हीं को ही दिखाना चाहिए। उनके पास जाएं, हाँ, उनके पास जाएं, उनको दिखाएं, एटलीस्ट कैंसर तो ना हो। पता लगा कि वो सुए के इंजेक्शन सुआ लगाने के चक्कर में घूमते रहे या धागा धुगा के चक्कर में घूमते रहे, तो और ऊपर कहानी कुछ और ही बन जाती है। तो मतलब खान पान से अगर रिकवर हो सकता है, ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर को तो एक बार दिखाना है। बिल्कुल दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पाइल्स जो है इसका इलाज बहुत आसान है, लेकिन जरूरत यह है कि उसकी पूरी जानकारी और सही डॉक्टर को दिखाया जाए। गलत खान पान के कारण इस तरह की समस्या हो सकती है, लेकिन होने के बाद अगर सही जगह पर सही डॉक्टर से दिखाएंगे तो उसका सही इलाज हो सकता है, या नेचुरल तरीके से भी कुछ समय कुछ हीलिंग हो तो वो भी आपको सही तरीका बता पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी
हो सके। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।